हेलो एवरीवन, माय नेम इज राकेश कुमार। स्वागत है आपका बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक टॉपिक जो कि हम पिछली क्लासेस से बात करते आ रहे हैं, और ये टॉपिक कौन सा है अपने पास? टेंस है। इस टॉपिक में पिछली क्लास तक हम लोग बात कर चुके हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। ध्यान दीजिएगा, बेसिक्स को पहले देखते हैं अपन। यहाँ से अच्छा पार्ट है, ध्यान से समझने वाला है, काफी सारी गलतियां होती है आपसे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है हम लोग पिछली क्लासेस में बात कर चुके हैं। किसी भी टेंस में अगर आप मेन वर्ब याद रखना है तो आप टेंस में चेक कर लीजिए। जैसे अगर हम यहां से बात करें तो इस टेंस में कौन सा वर्ड है? कॉन्टिन्यूअस। जितने भी प्रकार के कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं सब में मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, प्रोग्रेसिव फॉर्म या कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आता है, जो कि कौन सा फॉर्म होता है आपका? आईएनजी फॉर्म जिसको बोलते हैं, जिसको फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी बोलते हैं। लेकिन अगर हमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो जरूरी हो जाएगा सबसे पहले हम लोग क्या बनाएं? इसको पास्ट परफेक्ट बनाएं। पहले इसको पास्ट परफेक्ट बनाना पड़ेगा और फिर इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा? कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ेगा। तो पहले आप इसको पास्ट परफेक्ट बनाइए, और पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हमें हेड के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म की जरूरत पड़ती है? थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ती है। देखिए, हेड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए हम लोगों को क्या बनाने के लिए? परफेक्ट। और चूंकि आगे चल के हम कॉन्टिन्यूअस भी बनाने वाले हैं तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे? आईएनजी फॉर्म। अब हमारे लिए सवाल क्या है? देखिए, हैज, हैव और हैड, ये जो वर्ब आपको दिखाई दे रही है, हैज, हैव और हैड, इन वर्ब्स के बाद में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पहली चीज। जबकि मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो होता है, इससे पहले हमेशा एक ही वर्ब आती है। बोलिए कौन सी? बी वर्ब आती है। इसीलिए अब देखिए, ये सारी बातें जो हैं आपको बीच में से कम समझ में आएंगी। हमने पहला वीडियो जो बनाया था इसका टेंस में, वहां पे हम लोगों ने इन सारी वर्ब्स के बारे में बात की थी कि कौन सी वर्ब के बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या अंतर होता है, हैज, हैव और हैड कैसे बनाए गए हैं, ये सारी बातें हम पढ़ के आए। वहां पे हमने बात किया था कि हैज, हैव, हैड के बाद में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? थर्ड फॉर्म। और आईएनजी फॉर्म जो होता है ना, उससे पहले हमेशा बी वर्ब्स आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बी वर्ब्स जो होती हैं, उसकी बी वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं ये भी मैं आपको एक से ज्यादा बार बता चुके हैं। बी वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म की बात करें, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बारे में बात करें तो बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताइए क्या होता है आपके पास? इज, आर, एम। एक और होता है कौन सा? बी। सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या होता है आपके पास? वॉज, वर। और थर्ड फॉर्म की बात करें तो क्या होता है? बीन होता है। अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब बनेंगे इज, आर, एम। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो हेल्पिंग मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब बनेंगी वॉज, वर। और अगर हम बात करें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में तो विल और शैल के साथ में बी प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। तो आईएनजी फॉर्म से पहले हमेशा बी वर्ब्स आता है। बी वर्ब्स की अलग अलग फॉर्म्स यूज की जा सकती हैं, लेकिन आता कौन सा है? बी वर्ब्स। क्यों? क्योंकि आईएनजी फॉर्म कहता है मेरे से पहले क्या आना चाहिए? बी वर्ब्स आना चाहिए। जबकि हैज, हैव और हैड जो होते हैं वो कहते हैं मेरे बाद में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। इस बार हमें परफेक्ट बनाना है, इसलिए थर्ड फॉर्म लगाना है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारे पास हैड है, और चूंकि आगे चल के कॉन्टिन्यूअस भी बनाना है इसलिए आईएनजी फॉर्म लगाना है। आईएनजी फॉर्म कहता है मेरे से पहले क्या लगाओ? बी वर्ब लगाओ। और हेड कहता है मेरे बाद में थर्ड फॉर्म लगाओ। हमें दोनों की इच्छाओं को ध्यान में रखना है, इसीलिए हमें बी वर्ब भी होना चाहिए और थर्ड फॉर्म भी होना चाहिए। इसलिए हम लोग इन दोनों की इच्छाओं को ध्यान में रखकर यहाँ पर जो थर्ड फॉर्म है वहां पे हम कौन सी वर्ब का यूज कर देते हैं? बीन वर्ब का यूज कर देते हैं। हैड, बीन प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ये वर्ब हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। दूसरी चीज ध्यान दे रहे कि अगर हम ये आईएनजी फॉर्म का यूज ना करें, इस आईएनजी फॉर्म का यूज ना करें तो ये वाला वाक्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा टेंस बनेगा? पास्ट परफेक्ट बनेगा। और अगर आईएनजी और लगा दें तो ये बन जाएगा परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो आज आपको पता चला हैड बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है आपके पास, और बीन जो होता है वो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, मतलब बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। और अगर हम बीन तक सेंटेंस को देखें तो ये सिर्फ परफेक्ट बनाता है, आईएनजी और लगा दें तो परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाता है आपके पास।
ठीक है। यहां से एक छोटी सी बात और है, अगर आप वो भी समझना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। वो आपके पास क्या है कि कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, दोनों प्रकार के जो टेंस होते हैं, दोनों में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? आईएनजी फॉर्म आता है। हमारे लिए सवाल ये है कि कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों के बीच में अंतर क्या है? दोनों में मेन वर्ब का तो सेम फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है। तो अगर हम दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में बात करें कि दोनों के बीच में अंतर क्या है, तो ध्यान रखना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला जो वाक्य होता है उसमें हमें फॉर और सिंस के साथ में क्या लिखना जरूरी होता है? टाइम, समय लिखना जरूरी होता है। जबकि कॉन्टिन्यूस वाले टेंस जो होते हैं उसमें हम सिंस और फॉर के साथ में समय का यूज नहीं करते हैं। ये दोनों के बीच का अंतर है, इसमें टाइम मेंशन करना जरूरी है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, जबकि कॉन्टिन्यूस में टाइम को यूज नहीं किया जाता है। आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है उसमें हम लोग मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, हैड बीन लगाएंगे, और चूंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है इसका मतलब हम टाइम का भी यूज करने वाले हैं। तो देखिए हम टाइम के बारे में और बात करते हैं कि टाइम का यूज हम कब और कैसे करते हैं, देखेंगे यहां से। सबसे पहले बात कर रहे हैं, देखिएगा टाइम के बारे में बात करें, दो वर्ड होते हैं आपके पास में, एक तो आपके पास में हो जाता है फॉर और दूसरा आपके पास हो जाता है सिंस। फॉर का यूज किया जाता है पीरियड के लिए, जिसको आप हिंदी में समय अवधि बोलते हैं, ठीक है। और सिंस का प्रयोग जो है, सिंस का जो यूज है वो किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हो जाता है निश्चित समय। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हो जाता है? निश्चित समय हो जाता है। निश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम को अगर और बेहतर समझना हो तो देख लेना, कैलेंडर जो होता है, कैलेंडर में जितनी भी चीजें होती हैं जैसे कि दिन, महीना, तारीख, वार, इनको हम पॉइंट ऑफ टाइम मानेंगे और क्या लगाएंगे इसके लिए? सिंस। इसके अलावा घड़ी का जो समय होता है उसके लिए भी क्या लगाएंगे? सिंस। मॉर्निंग इवनिंग के लिए भी क्या लगाते हैं भाई? मॉर्निंग इवनिंग जो होगा उसके लिए भी क्या लगाएंगे? सिंस। इसके अलावा जो भी स्टेजेस ऑफ लाइफ होती हैं, स्टेजेस ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं? जीवन की अवस्थाएं, जैसे कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, चाइल्डहुड, अडल्टहुड, एडोलेसेंस, ये जो होते हैं इनके लिए भी हम लोग क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। और सीजन्स मतलब जो ऋतुएं होती हैं उनको बताने के लिए भी किसका यूज करेंगे? सिंस का। इसके अलावा कोई इंसिडेंट आ जाए, इंसिडेंट का मतलब कोई घटना आ जाए, तो उसको बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं भाई? पॉइंट ऑफ टाइम का यूज करते हैं, मतलब सिंस का यूज करते हैं। तो आप लोगों को यहां से पता चला कि फॉर का यूज कब होता है और सिंस का यूज कब होता है। फॉर का यूज समय अवधि के लिए और सिंस का यूज जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। अब अपन बात करते हैं क्या इसके अलावा कुछ और है जो हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है इस फॉर और सिंस के कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम बात करें तो देखिए बात करते हैं यहां से हम लोग सिंस और फॉर के बीच में। और अगली बात जो आपको ध्यान देने की जरूरत है वो क्या है, देखिएगा। अगर हम लोग बात करें, अभी हमने बात किया ऊपर समय अवधि मतलब जो पीरियड होता है उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं भाई? समय अवधि जो होता है उसके लिए क्या लगाते हैं अपन? फॉर लगाते हैं। अगर आपके पास ये जो समय अवधि है जिसको आप पीरियड बोलते हैं, उससे पहले अगर हम लोग लास्ट वर्ड लगा दें तो क्या लगाएंगे हम लोग ऐसे केस में? ऐसे केस में हम सिंस का यूज कर देते हैं। और अगर आपके पास जो समय अवधि दिया हुआ है उससे पहले अगर लास्ट और अगर कोई आर्टिकल का यूज हो जाए तो ऐसे केस में हम क्या लगा देते हैं? फॉर लगा देते हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कब हम सिंस का यूज करते हैं, कब हम लोग फॉर का यूज करते हैं, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। सिंस और फॉर का यूज जो होता है वो आप लोगों का पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड बताने के लिए यूज होता है, जिसमें से आपको पता चल गया कि कौन कौन सी सिचुएशन में हम सिंस का यूज करते हैं और कब हम फॉर का यूज करते हैं। बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में, तो मेन वर्ब जो है उसकी आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म जिसको आप बोलते हैं, या प्रोग्रेसिव फॉर्म या कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, इसका हमें यूज करना है। बीन वर्ब का यूज होना है जो कि बी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और बी वर्ब का थर्ड फॉर्म इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें इस वाक्य को पहले क्या बनाना है? परफेक्ट बनाना है। ये आपके पास में पार्ट हो गया वर्ब्स। अब बात करते हैं अपन इससे आगे एग्जाम्पल्स के बारे में। कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर रहे हैं और आप लोगों को यहां से बताना है इन सेंटेंसेस में क्या एरर है। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं पहले वाले सेंटेंस में, जॉन एंड मैरी, ये हमने किसी का नाम ले लिया, जॉन एंड मैरी
had been living in New York for 2 years. For 2 years. Before I met them. ये आपके पास में पहला सेंटेंस है, इसका आपको जवाब बताना है इस सेंटेंस में क्या एरर है। ये आपके पास में फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, ये आपका थर्ड पार्ट हो गया है और ये आपका फोर्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट बना देते हैं हम इसका नो एरर। ये सेंटेंस के 5 पार्ट बनाए गए हैं, आपको ये बताना है कौन से पार्ट में एरर है। अगर आपको लगता है फर्स्ट पार्ट में एरर है तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरे में गलती है तो बी, तीसरे में गलती है तो सी, चौथे में गलती है तो डी, और अगर आपको लग रहा है कोई एरर नहीं है तो आपका जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं, अगला सेंटेंस हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ से। अगला आपके पास लिखा हुआ है दे हैड बीन ट्राइंग टू execute their plan since her father's death. ये आपके पास में एक सेंटेंस दिया हुआ है, दे हैड बीन ट्राइंग टू एग्जीक्यूट दियर प्लान सिंस हर फादर्स डेथ। ये आपके पास में एक सेंटेंस है। ओके, आगे अगर आप सेंटेंस में और कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। बिफोर आई न्यू एनीथिंग अबाउट देम। ये आपके पास में अगला सेंटेंस दिया हुआ है। आपको इन दोनों सेंटेंस में बताना है क्या एरर है। ये नो एरर रहेगा, आपके पास नंबर रहेगा 4, ये रहेगा नंबर 3, ये रहेगा नंबर 2। ये जो थर्ड पार्ट है इसको आप यहां तक बना दीजिए, ये आपके पास यहां तक रहेगा थर्ड पार्ट, ये रहेगा सेकंड पार्ट और ये रहेगा फर्स्ट पार्ट। देखिए 2 सेंटेंस आपके पास बनाए गए हैं, आपको ये बताना है दोनों सेंटेंस में क्या एरर है। जॉन एंड मैरी हैड बीन लिविंग इन न्यूयॉर्क फॉर 2 years बिफोर आई मेट देम। दूसरा सेंटेंस, दे हैड बीन ट्राइंग टू एग्जीक्यूट देयर प्लान सिंस हर फादर्स डेथ बिफोर आई न्यू एनीथिंग अबाउट देम। ये आपके पास 2 सेंटेंस है। अगर इन दोनों सेंटेंसेस के बारे में हम बात करें कि इन दोनों सेंटेंसेस में क्या एरर है, देखिएगा जॉन एंड मैरी क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। वर्ब की बात करें तो हैड हो गया और बीन प्लस मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। जैसे ही वाक्य परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाए आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आगे आपके पास फॉर और सिंस के साथ क्या दिया गया हो, टाइम दिया गया हो। आगे हमने चेक किया तो यहाँ पे ये समय अवधि है, मतलब पीरियड है, जिसके लिए हमने लोगों ने क्या देखा, फॉर। यहाँ तक भी बात सही है, यहाँ तक सेंटेंस सही है। अब यहाँ पर बिफोर शब्द दिया हुआ है, बिफोर के बाद में हमने एक सेंटेंस लिखा है जिसमें मीट का सेकंड फॉर्म मेट लिखा है जो कि पास्ट इंडेफिनिट है। हमारे लिए सवाल है दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। मतलब अगर ये बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट नहीं लिखते तो इस सेंटेंस में जो डिफरेंस है वो क्या क्रिएट हो जाता। देखिए पहले सेंटेंस में, पहले अपन इसको समझते हैं। जॉन एंड मैरी हैड बीन लिविंग इन न्यूयॉर्क, ये आपके पास पहला सेंटेंस है। अगर हम इसके बाद में बिफोर वाले वाक्य को देखें, अगर ये बिफोर वाला पार्ट ना लिखें, अगर हम लोग ये बिफोर वाला पार्ट अगर ना लिखें तो ये सेंटेंस जो है वो यहां तक अगर हम बनाने की कोशिश करते फॉर 2 years तक, तो ये वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बजाय हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी बना सकते थे। आपको ध्यान से समझना होगा। अगली बात जो हम बात कर रहे हैं कि देखिए अगर इस सेंटेंस को हम 2 years तक खत्म कर देते, मतलब बिफोर के साथ में पास्ट इंडेफिनिट नहीं लिखते, तो हम ये नहीं बता पाते कि एक्चुअली ये घटना पास्ट की है या फिर प्रेजेंट की है। लेकिन जैसे ही हमने बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट लिखा, इस बात से हमें ये बात पता चल गई कि ये वाली जो घटना है, पहले वाली घटना है, वो कब की है, पास्ट की है। क्या मतलब रह जाएगा, देखिएगा जॉन एंड मैरी हैड बीन लिविंग इन न्यूयॉर्क। जॉन और मैरी जो है वो दोनों न्यूयॉर्क में रह रहे थे। न्यूयॉर्क में रह रहे थे कितने साल से, 2 साल से।
कब से रह रहे थे? मेरे उनसे मिलने से पहले। मैं उनसे मिला उससे पहले से वो लोग 2 साल से न्यूयॉर्क में रह रहे थे। मैं उनसे मिला कब? पास्ट में। रह कब रहे थे वो? पास्ट में। अब ये जो सेंटेंस है वो किसके अंदर चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला जाएगा। लेकिन अगर हम बिफोर के बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट वाला स्टेटमेंट अगर नहीं, सेंटेंस नहीं बनाते हैं, तो ये वाक्य किस में भी बन सकता था? प्रेजेंट में भी बन सकता था। और चूंकि यहाँ पे समय अवधि मतलब पीरियड दे रखा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे फ्रॉम फॉर का यूज कर दिया। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको पता चल गया इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। आपका जवाब क्या हो गया? नो एरर हो गया। अगले सेंटेंस में बात करते हैं। दे हैड बीन, अब दे आपका सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है। टू एग्जीक्यूट देयर प्लान सिंस हर फादर्स डेथ। क्या बात कर रहे हैं कि दे जो है ना, वे ट्राइंग टू एग्जीक्यूट देयर प्लान। दे जो है, जो एक से ज्यादा लोग हैं, वो अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे थे। कब से कोशिश कर रहे हैं? जब से उसके फादर की डेथ हुई है। उसके फादर की डेथ, ये यहाँ पर कोई शी नाम की बंदी है जिसके फादर की डेथ हुई है। बताइए भाई, उसके फादर की डेथ कब हुई हमें पता है क्या? उसके फादर की डेथ कब हुई ये हमें नहीं पता है, लेकिन उसके फादर की डेथ किसी एक निश्चित दिन, तारीख या वार को जरूर हुई होगी। इसका मतलब ये आपके पास में पॉइंट ऑफ टाइम तो है, समय तो निश्चित है, लेकिन आपको नहीं पता है। याद कीजिए, हमने पिछली स्लाइड में देखो बात किया था। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? देखिए कि अगर कोई भी इंसिडेंट या घटना आ जाती है, तो ऐसी घटना जो होती है उसको हम पॉइंट ऑफ टाइम मानते हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम क्या यूज कर देते हैं? सिंस का यूज कर देते हैं। आप लोगों ने देखा यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब हम लोगों ने क्या लगा दिया? सिंस। तो यहाँ पर ये जो दूसरा सेंटेंस आप लोग देख रहे हैं, इसमें आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि वे लोग जो है वो कोशिश कर रहे थे किसी प्लान को एग्जीक्यूट करने की, जब से उसकी फादर की डेथ हुई है। उसके फादर की डेथ कब हुई ये हमें नहीं पता, लेकिन उसके फादर की डेथ किसी एक निश्चित दिन, तारीख, वार को जरूर हुई होगी। इसीलिए हम लोग इस टाइम को, ये वाली जो घटना है, इसको हम पॉइंट ऑफ टाइम मानते हैं और क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। यहाँ तक बात सही है। बिफोर के बाद में वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में दे रखा है। एक बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर बिफोर के बाद वाला सेंटेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट में आ जाता है, तो पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होगा। ये बात सुनिश्चित हो जाती है, क्योंकि अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में नहीं लिखते तो पहले वाला वाक्य जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी हो सकता था। तो आप लोगों के पास यहाँ पर भी जवाब क्या हो जाएगा? नो एरर हो जाएगा। सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इससे आगे। नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। किसी का भी सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, देखिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, आपको बेहतर समझ में। अगला सेंटेंस देखते हैं आप लोग। फिलिप है, ये किसी का नाम है ना? पूरा कर देना, पी है ना ये। फिलिप had been knowing her friend, knowing his friend कर देना। वैसे हर फ्रेंड भी हो सकता है, हर का मतलब ये किसी दूसरे की फ्रेंड को भी जानने की बात कर सकता था यहाँ पे, लेकिन हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। knowing his friend for last 3 years before he got married। ये आपके पास में अगला सेंटेंस, बिफोर ही गॉट मैरिड। ये आपके पास में एक सेंटेंस है, आपको आंसर बताना है। ये आपके पास में इसमें बताना क्या है आपको? ये फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है, ठीक है, और ये आपके पास में रहेगा थर्ड पार्ट, ये रहेगा आपके पास फोर्थ पार्ट। आपको ये बताना है इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है। एरर एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा में भी हो सकता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपके पास केवल ए, ऑप्शन ए बी हो जाएगा ए बी, सी हो जाएगा आपके पास ए सी, डी हो जाएगा आपके पास सी, ई हो जाएगा आपके पास नोट। नोट का मतलब हो गया नन ऑफ दीज। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। बताइए भाई, इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है ये आपको बताना है। फिलिप हैड बीन नोइंग हिज फ्रेंड फॉर लास्ट 3 years बिफोर ही गॉट मैरिड। ये आपके पास में सेंटेंस दिया हुआ है।
अगर हम इस सेंटेंस के बारे में बात करें, देख लीजिएगा यहाँ से थोड़ा सा समझते हैं इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है। फिलिप आपके पास सब्जेक्ट हो जाएगा, हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया है, जिसमें से नो वर्ब के साथ आईएनजी यूज किया गया। आप लोगों ने अगर हमारी पिछली क्लास जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात की है, वो अगर नहीं देखिए तो एक बार जाकर उसको चेक कर लेना। वहाँ पे हमने कुछ ऐसी वर्ब्स बताई हैं जिनके साथ हम आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। ये वर्ब कौन कौन सी हैं? ये वर्ब आपके पास है लव, लाइक, हेट, वांट, रिगार्ड, रिस्पेक्ट, रिमेंबर, रिजेंबल, फॉरगेट, बिलीव, अंडरस्टैंड, नीड, नो, सीम, अडोर, फील, स्मेल, टेस्ट, नोटिस, प्रेफर, ऑन, माइंड, रिकग्नाइज। ये वो वर्ब हैं जिनके साथ हम आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये जो भी वर्ब है ये सारी की सारी स्टैटिक वर्ब है। वी आर नॉट सपोज टू यूज आईएनजी फॉर्म विद दिस वर्ब्स। इन वर्ब्स का प्रोग्रेशन संभव नहीं है, इसीलिए हम लोग इन वर्ब्स के साथ क्या नहीं लगाते हैं? आईएनजी नहीं लगाते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, the very first thing that you guys need to do is to go back and check that video. You will get to know that what are those verbs, which are those verbs which do not have any ing form or progressive form. क्यों नहीं होता? Because these verbs are static verbs. देखिएगा यहाँ पे नो वर्ब के साथ आईएनजी का यूज नहीं हो सकता। वहां पे हमने बात किया था कि अगर नो वर्ब के साथ आईएनजी का यूज नहीं हो सकता, सेंटेंस गलत है, पहले पार्ट में एरर है। लेकिन हम लोगों को एक बात और जानना है, वो ये है कि अगर इस वर्ब्स के साथ आईएनजी का यूज नहीं होता है तो व्हाट आर द वेज विच कैन हेल्प अस टू मेक दीज सेंटेंसेस करेक्ट। हमारे पास वो कौन से तरीके हैं जिससे हम इन सेंटेंसेस को करेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी जानना जरूरी है। इसके लिए ध्यान रखना, अगर ऐसी कोई वर्ब सेंटेंस में यूज हो जाए जिसके साथ हम आईएनजी का यूज नहीं कर सकते हैं, ये वर्ब्स मैंने आपको अभी बताई हैं, पिछले वीडियोस के अंदर ये सारी वर्ब्स लिखवाई गई हैं, बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हम लोगों ने किया है, आप जाकर चेक करेंगे वहां से। तो उन वर्ब्स के बारे में हमने बताया था कि अगर दिया गया वाक्य कॉन्टिन्यूअस हो और उन वर्ब्स के साथ अगर आईएनजी का यूज हो जाए तो गलत हो जाता है। ऐसे केस में चेंज करने का तरीका होता है, आप उस वाक्य को चेंज करके इंडेफिनिट में बना दो। और दूसरा तरीका, अगर दिया गया वाक्य परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो ऐसे केस में आप उस वाक्य को चेंज करके उसी वाक्य के किस में बना दो? परफेक्ट में बना दो। आपने क्या देखा? नो वर्ब के साथ आईएनजी का यूज हो नहीं हो सकता, तो इसको सही करने का तरीका, चूंकि ये वाक्य परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो किस में चेंज कर दें? परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। तो हैड बीन नोइंग जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पार्ट में एरर है और इसको सही करेंगे कैसे? हैड नोन बना देंगे, हेड के साथ नो का थर्ड फॉर्म नोन हो जाएगा। ये पहले पार्ट में एरर है जो आप लोगों को चेक करना था। दूसरी चीज क्या थी? देखो यहाँ पे 3 साल समय अवधि था, लेकिन लास्ट वर्ड आ गया, तो यहाँ पर भी हमें फोर के स्थान पे क्या लगाना था? सिंस लगाना था। मतलब 2 पार्ट में एरर है, पहले में भी एरर है, थर्ड पार्ट में भी एरर है। आपका जवाब हो जाएगा ए और सी, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बताइए समझ में आया? तो ये आपके पास पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में एक एग्जांपल, एक दो एग्जांपल के बारे में और बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई, अगला सेंटेंस अगर हम बात करें, देखिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, अगला एग्जांपल आपके पास में लिखा हुआ है राम एंड श्याम। राम एंड श्याम had been with one of their friends for 7 years before I got to know about them। ये आपके पास में अगला सेंटेंस दिया हुआ है, आपको बताना है इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है। ये आपके पास में फर्स्ट पार्ट रहेगा, ये आपका सेकंड पार्ट रहेगा और ये आपके पास में थर्ड पार्ट रहेगा, ठीक है।
और फोर्थ पार्ट आपके पास में नो एरर है। आपको ये बताना है इस सेंटेंस के कौन से भाग में गलती है। 4 पार्ट आपके पास दिए हुए, बताना आपको कौन से सेंटेंस में कौन से भाग में गलती है। देखिएगा, राम एंड श्याम आपके पास सब्जेक्ट है, राम एंड श्याम आपके पास सब्जेक्ट हो गया। हैड बीन, इस बार आप लोगों ने क्या देखा कि हेड के साथ सिर्फ बीन लिखा हुआ है, जो कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। हेड के साथ सिर्फ बीन लिखा हुआ है जो कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और हेड हेल्पिंग वर्ब है। आगे हमने आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं किया है, इसका मतलब ये वाक्य सिर्फ परफेक्ट बना है। ये वाक्य सिर्फ क्या बना है, परफेक्ट बना है। और आपको ध्यान क्या रखना है, अब से पहले हम लोगों ने बात की थी कि सिंस और फॉर के साथ में टाइम का यूज होता है, और सिंस और फॉर के साथ में टाइम का जो यूज होता है वो हम लोग किसके लिए करते हैं भाई, सिंस और फॉर के साथ में जो टाइम यूज होता है वो हम लोग यूज करते थे कौन से वाले टेंस के लिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए यूज करते थे। ध्यान रखना है आपको कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो सिंस और फॉर के साथ टाइम आ ही सकता है, इसके साथ साथ ध्यान देंगे हम लोग परफेक्ट टेंस में भी सिंस और फॉर के साथ टाइम का यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों ने ये वाक्य को जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ना बना के सिर्फ परफेक्ट बनाया है, तो ये भी आपके पास में सही सेंटेंस है। अगर इसमें टाइम का यूज किया गया है तो भी सही माना जाएगा, और अगर टाइम का यूज ना होता तो भी क्या होता, सही। परफेक्ट में टाइम का यूज हो भी सकता है और ना भी हो, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है उसमें टाइम का यूज होना जरूरी है। ये आपके पास में देखिएगा, तो आप बताइए यहाँ से आपका सवाल का जो जवाब है वो क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। ये आपके पास में अगला सेंटेंस, ये आपके पास में सिंपल सेंटेंस होगा, जहाँ से आपको एक बात और पता चले कि सिंस और फॉर के साथ में हम टाइम का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हो सकता है और परफेक्ट में भी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम का आना जरूरी है, लेकिन परफेक्ट में टाइम का यूज हो भी सकता है और ना भी हो, दोनों ही केस में इसको सही माना जाता है। ये आपके पास में बात होगी। ध्यान देंगे हम लोग यहां से कुछ चीजों के बारे में और बात करें। देखिए, टेंस को लेकर हम बात कर रहे हैं, अगली जो हमारी क्लास रहने वाली है उसमें हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। पास्ट टेंस के कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे, एग्जाम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम में पास्ट टेंस जो होता है इसमें से इंडेफिनिट और परफेक्ट जो टेंस है उसको लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे। एक चीज़ और देखेंगे आप लोग, अगर मैं आप लोगों से बीच में हम कुछ वर्ड्स के बारे में और बात कर लेते हैं ताकि कुछ चीजें, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए एवरीबॉडी और एवरीवन, ये दो वर्ड आपके पास दिए गए हैं, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस टू वर्ड्स एवरीवन एंड एवरीबॉडी। बोथ हैव द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, बोथ आर इंडेफिनिट प्रोनाउंस, दोनों के दोनों इंडेफिनिट प्रोनाउन है, एवरीबॉडी एंड एवरीवन। अगर हम किसी से मिलते हैं, विश करते हैं और हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन या एवरीबॉडी, तो विच वन इज करेक्ट, दोनों में से सही कौन सा है। आप पूछेंगे कि क्या इन दोनों सेंटेंसेस के बारे में हम बात करें तो क्या इन दोनों सेंटेंस का जो डिफरेंस है क्या वो आपके लिए जानना जरूरी है। जी, आपके लिए जानना जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसी चीजों पर बेस्ड भी। एवरीवन और एवरीबॉडी दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो ध्यान देंगे एवरीवन जो होता है और एवरीबॉडी जो होता है, एवरीवन का यूज आप उनके लिए करते हैं जिनको आप बाय नेम या बाय फेस जानते हैं, जबकि एवरीबॉडी का यूज आप उस ग्रुप के लिए करते हैं, उन लोगों के लिए करते हैं जो एक से ज्यादा हैं पर आप उनको जानते नहीं हैं। तो याद रखना एवरीबॉडी और एवरीवन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। दैट्स हाउ वी हैव सम अदर वर्ड्स एज वेल, लाइक वी हैव टैलेंट एंड स्किल। आपके पास एक वर्ड होता है टैलेंट और एक वर्ड होता है स्किल। डिक्शनरी में देखोगे तो दोनों का मतलब सेम है, दोनों के दोनों नाउन आपके पास होते हैं, लेकिन टैलेंट और स्किल दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, अ ड्राइवर सेव्ड एन ओल्ड लेडी विद द ग्रेट टैलेंट ऑफ हिज ड्राइविंग। ये आपके पास में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। सवाल हमारा ये है कि टैलेंट और स्किल जो है दोनों के बीच में अंतर क्या है। ध्यान देंगे आप लोग, टैलेंट और स्किल के बीच की बात करें तो जो चीज आप दुनिया में आकर सीखते हैं, मतलब जिनको आप एक्वायर करते हैं, वो आपका क्या होता है, स्किल, और जो आपका जन्मजात है वो आपका क्या है, टैलेंट है। अभी जो क्वेश्चन मैंने बात किया था कि अ ड्राइवर सेव्ड एन ओल्ड लेडी विद द ग्रेट टैलेंट ऑफ हिज ड्राइविंग, तो मैं पूछ रहा हूं कि ड्राइविंग जो है वो क्या है, स्किल है या टैलेंट है। आपको पता चला स्किल है। इसी तरीके से हमारे पास एक वर्ड होता है ग्राउंड और एक वर्ड होता है फ्लोर। एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए ग्राउंड और फ्लोर के बीच में क्या अंतर होता है। देखिएगा, ग्राउंड और फ्लोर के बीच में डिफरेंस ये होता है
एक बार एक क्वेश्चन, व्हेन शी एंटर्ड हर बेडरूम शी सो अ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। ग्राउंड और फर्श जो फ्लोर होता है दोनों के बीच में अंतर क्या होता है? फर्श जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोर। और ग्राउंड का मतलब क्या होता है? जमीन। कहने का मतलब जो घर के अंदर होता है वो आपका क्या होता है भाई? फ्लोर। और जो घर के बाहर होता है वो क्या होता है? ग्राउंड होता है। तो हमने सेंटेंस क्या देखा? when she entered her bedroom she saw a snake crawling on the ground। तो वहां पे ग्राउंड की जगह क्या यूज होना चाहिए था? फ्लोर का यूज होना चाहिए था। क्योंकि देखिए ग्राउंड और फ्लोर के बीच में क्या डिफरेंस है ये आप लोगों को यहां से पता चला। इसी तरीके से हमारे पास एक वर्ड होता है जेलस और एनवी। देख रहे हैं, जेलसी और एनवी दो वर्ड होते हैं। दोनों वर्ड को अगर आप डिक्शनरी में देखते हैं दोनों का हिंदी मतलब ईर्ष्या होता है। सवाल होता है दोनों के बीच में अंतर क्या होता है? दोनों का मतलब ईर्ष्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? तो ध्यान देना, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, एनवी स्ट्राइक्स व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमन। ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। आप इन सवालों के जवाब दे पाए उसके लिए समझेंगे कि जेलस और एनवी के बीच में क्या अंतर होता है। इस बात को हम एक छोटी सी कहानी से बताता हूँ, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जेलसी क्या मतलब क्या होता है? देखिए, एक बार एक हस्बैंड और जो वाइफ है वो दोनों मार्केट में सब्जी लेने गए हैं। वहां पे हस्बैंड जो है वो किसी और औरत को ही ताड़ रहा है। ऐसे केस में जो वाइफ है उसको अपने हस्बैंड से क्या हो रही है भाई? ईर्ष्या हो रही है। फिलहाल इतना देखिए, दोनों के बीच में अंतर क्या है वो हम बात करेंगे। दूसरा इंसिडेंट बताता हूं। आप कहोगे इन इंसिडेंट, इन घटनाओं का कोई लेना देना है क्या इन वर्ड से? मैं कह रहा हूं कि एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप लोगों को ऐसी कोई इंसिडेंट दी जाएगी, ये घटनाएं होंगी जिसके आधार पे आप लोग एनवी और जेलसी वर्ड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दिस माइट बी द वेज टू डिस्टिंग्विश दिस टू वर्ड्स। एनवी की बात करें, एक बार दो दोस्त थे, एक दिखने में भी अच्छा था, पढ़ने में भी थोड़ा ठीक था। दूसरे वाला दिखने में ज्यादा अच्छा नहीं था और पढ़ने में भी थोड़ा कमजोर था। दोनों लोग 5 साल के बाद में, स्कूल के बाद में मार्केट में मिलते हैं और पूछते हैं। जो दिखने में ज्यादा अच्छा नहीं था उसके साथ निहायत ही एक खूबसूरत लड़की खड़ी है। और दूसरा दोस्त उससे पूछता है भाई ये कौन है? वो जवाब में कहता है ये तुम्हारी भाभी है। और पूछता है कि तू क्या करता है? कहता है यार मेरी तो जॉब लग गई है, गवर्नमेंट जॉब लग गई। ऐसे केस में उसने अपने दूसरे दोस्त से पूछा भाई तेरा क्या हुआ, जॉब लगी क्या? उसने कहा कि जॉब नहीं लगी। तो उसने दूसरा सवाल ही नहीं पूछा कि तेरी शादी हुई कि नहीं हुई, क्योंकि दूसरा सवाल तो पूछने का मतलब ही नहीं था। एक बंदा था जिसका जल्दी जॉब लग गया, दूसरे वाले का नहीं लगा। अब देखिए ऐसे केस में उस दोस्त को भी अपने दोस्त से क्या हो रही है? ईर्ष्या हो रही है। अब देखिए दोनों घटनाओं में क्या डिफरेंस है। हस्बैंड और वाइफ वाले केस में आप लोग क्या देख रहे हैं? वाइफ जो है उसको अपनी चीज खोने का डर है। अपनी चीज खोने का डर हो तब जो होती है वो क्या होती है भाई? अपनी चीज खोने का डर हो तो क्या होती है? जेलसी। और दोस्तों वाले में एक दोस्त के पास जॉब भी है और शादी भी हो गई है, दूसरे के पास कोई चीज हो आपके पास ना हो, फिर आपको जो होती है वो आपके पास क्या होती है भाई? एनवी होता है। एनवी और जेलसी वर्ड जो है इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन बना तो आपको ऐसे इंसिडेंट जो हमने बात की उनके ऊपर जरूर क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए अभी जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया था, एनवी स्ट्राइक्स व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टू टॉकिंग टू अनदर वुमन। तो देखिए अपने हस्बैंड को किसी और औरत से देखकर बात कर रही है, तो बताइए एनवी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जेलस होना चाहिए। चलिए ये कुछ वर्ड थे, बीच बीच में हम डिस्कस करते रहेंगे। आज की क्लास में इतना ही, हम बाकी बातें करेंगे अगली क्लास में। आप लोगों ने आज से पहले जो वीडियो बनाए हैं उनको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये ज़रूरी हो जाता है। अगली क्लास में हम फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे और फ्यूचर टेंस में बात करने के बाद में हम लोग ये जो पर्टिकुलर टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है इसकी पूरी एक्सरसाइज, एक से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग क्लास में देखने वाले हैं। एक बात की 100% से श्योरिटी है कि आप लोग अगर ये पूरे वीडियो जो अच्छे से देख लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हम पढ़ रहे हैं इससे बाहर बना होगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ों को थॉरोली स्टडी करने की ज़रूरत है। विद दिस नॉट, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।